नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी, साथ में अंशुमान तिवारी। खर्चा पानी हमारा रोज का इकोनॉमिक बुलेटिन है। दिन भर की बड़ी इकोनॉमिक खबरें जिससे हमारी और आपकी जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वो घटनाएं जो आज तो नहीं पता चलेंगी कि क्या प्रभाव डालेंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि यार ये 1-2 महीने पहले अनाउंस हुआ था या ऐसा कैबिनेट में डिसीजन में हुआ था या प्रधानमंत्री ने बोला था, तो समझ में आता है कि मामला गंभीर है और ध्यान देना चाहिए। तो उन चीजों को हम पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं अंशुमान जी? जी, बिल्कुल अच्छे हैं, खर्चा पानी के दर्शकों का स्वागत है। सिद्धांत आपका भी स्वागत है। हमारे पास जब से हमने खर्चा पानी शुरू किया है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें नए-नए तरह से नई-नई खबरों के साथ हमारे पास आती हैं और हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं और लोग इन पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इसे जानने समझने की कोशिश कर रहे हम्म। हैं। अंशुमान जी, मेरे पास जो हमारा पिछला एपिसोड था बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर, तो उस पर मेरे कुछ सवाल हैं जो दर्शकों ने भी पूछे हैं और लगता है कि बात ये कर लेनी चाहिए लोगों से। हुँ, उसको आखिर में ले लेंगे। ठीक है, और हमारे पास आज खर्चा पानी में बात करने के लिए नरेंद्र मोदी का भाषण है और वो भाषण इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं उस भाषण में। वो भाषण एक पिछली सरकार तक भी जाता है, इशारों के माध्यम से वो पिछली सरकार तक भी चला जाता है। तो 3-4 बेसिक पॉइंट हैं जिस पर मैं अभी बता दूं कि इस पर हम बात करेंगे। पहला है, उन्होंने कहा है कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने। दूसरी चीज, इंपोर्ट पे, आयात पर निर्भरता को कम करने की बात कही है उन्होंने और इसी समय उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों का भी जिक्र किया। मतलब ऐसे पूर्ववर्ती सरकार तो नहीं कहा सीधे सीधे से उन्होंने, लेकिन ये तो जरूर कहा कि पिछले समय में मध्यम वर्ग को ध्यान नहीं दिया गया और आयात पर निर्भरता बनाई रखी गई, तो आयात पर निर्भरता को कम किया जाएगा। और तीसरा, पेट्रोल और डीजल के दाम जहां तक आते हैं, और ये पूरा ही सेगमेंट पेट्रोल डीजल के दाम को आप डेडिकेटेड समझ लीजिए जो उनका भाषण है। तो उन्होंने इथेनॉल ब्लेंड की बात कही है अंशुमान जी, कि पेट्रोल में इथेनॉल का ब्लेंड होगा, तमाम चीजें होंगी और ब्लेंड का जो परसेंटेज है उस पर बढ़ाने की बात कही है उन्होंने। तो आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, नेचुरल गैस और जीएसटी का अंतर संबंध जो है उस पर बात करेंगे। बताएं सर। हाँ, प्रधानमंत्री का कल का भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण था और दिलचस्प था, तो मैं जब कल से सुन रहा था और जब सुबह मुझे लगा कि हम लोग इस पर बात करेंगे, तो सिद्धांत मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया। अच्छा। हाँ, कि वो बेनियाज़ी हद से गुज़री बंदा परवर कब तलक, बेनियाज़ी हद से गुज़री बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएँगे क्या? तो लोग पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें कम होने की बात कर रहे हैं। इस देश में किसी को ये पता रहस्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति को भी पता नहीं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें सिर्फ भयानक टैक्स के कारण बढ़ रही हैं। 60% 65% के आसपास टैक्स है। सरकार ने जब कीमतें कम थी तब खूब टैक्स लगाया था और अब हम इस बहस को दूसरी दिशा में, प्रधानमंत्री ने जिन चीजों की तरफ इशारा किया वो इस बुनियादी चुनौती से, जो कीमतें कम करने की चुनौती है और जो महँगाई, जो मंदी में लोगों की ज़िंदगी, उनके खर्चा पानी को बढ़ा रही है, उसकी जगह कहीं दूसरी तरफ जा रही है। तो उसमें पहली बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। इसे आप इस तरह से समझें कि नेचुरल गैस को जीएसटी में दायरे में लाए जाने का मतलब है कि पेट्रोल, डीजल फिर जीएसटी के दायरे में फिलहाल जल्दी आने वाला नहीं है। क्योंकि एक और भी बहस लगातार चलती है, लगातार लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आने से ही पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएँगी और वो कोई एक जादू मंत्र है जिसके भीतर लाकर जिसके कारण हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। नेचुरल गैस की कीमतें जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं क्योंकि नेचुरल गैस वैसे भी मार्केट ओरिएंटेड है। नेचुरल गैस के प्राइसेज़ जैसे बाकी फ्यूल्स के प्राइसेज़ बढ़ते घटते हैं, उस हिसाब से बढ़ते हैं। नेचुरल गैस भारत का मुख्य ईंधन नहीं है, परिवहन हम्म। ईंधन नहीं है। उससे उससे छोटे से हिस्से में सीएनजी का इस्तेमाल होता है, जो कि बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ईंधन है और नेचुरल गैस का बड़ा इस्तेमाल फर्टिलाइजर और बाकी उद्योगों में होता है। नेचुरल गैस हमारे आपकी कंज्यूमर गाड़ियों बेस पर, बहुत छोटा है हाँ, नेचुरल हाँ, गैस का। हमारी आपकी गाड़ियों को चलाने में इस्तेमाल नहीं होता। तो नेचुरल गैस को जीएसटी में के दायरे में लाने से आखिर कैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का और उनकी महंगाई का और ये जो फ्यूल इन्फ्लेशन, इसका समाधान कैसे हो जाएगा हमें पता नहीं। पर
और जो हम इसका मतलब निकाल सकते हैं, जो इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं, वो ये है कि इस तरह प्रधानमंत्री ने शायद यह संकेत करने की कोशिश की है कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में कभी नहीं आएंगे। अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मतलब सिद्धांत क्या है कि जीएसटी की जो हाईएस्ट रेट है उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा रेट तो पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन का है, केंद्र और राज्य की सरकारों का। तो जीएसटी के दायरे में लाने का मतलब है कि फिर हम जो जीएसटी की टॉप रेट है 27-28% उस लेवल तक जाकर टैक्सेस पर रोक दें, पर उतना आसान नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। जब सबसे अंतर्राष्ट्रीय ज्यादा बहुत ज्यादा मिला जुला कर वैट और एक्साइज ड्यूटी का आंकड़ा है। फिर दूसरी चीज ये कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों ने तो लगभग अपने सारे के सारे खर्चे हम उपभोक्ताओं पर, पेट्रोल डीजल की खपत करने वालों पर लाद दिए हैं। दोनों तरह की सरकारें, दोनों पेट्रोल डीजल और की खपत घटने के बावजूद इनसे अधिक से अधिक टैक्स वसूलने की कोशिश करती हैं। तो कौन सी सरकारें चाहेगी कि उस पर टैक्स रेट कम हो जाए? और पेट्रोल डीजल के दायरे में जीएसटी को पेट्रोल डीजल के दायरे में लाके रेट घटाने का इतना बड़ा कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है? सरकार सीधे टैक्स घटा दे पेट्रोल डीजल के ऊपर, एक्साइज ड्यूटी घटा दे, राज्य सरकारें अपना वैट घटा दे। अभी देखिए असम में चुनाव है तो रेट घटा ना कि नहीं घटा? घटा। उत्तर पूर्व के किसी राज्य ने और भी कहा है, तो अगर घटा दे तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, जहां हम इस पूरी नीति की पारदर्शिता को गवा रहे हैं और भारत की आर्थिक नीतियों की विश्वसनीयता खंडित हो रही है पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ, जिसे हमें समझना जरूरी है और सरकार में बैठे लोग समझेंगे कि जब हमें कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से बंधी हुई हैं, तो वो बंधी होनी चाहिए। वो राजनीतिक सुविधा या आर्थिक सुविधा के हिसाब से नहीं कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम है तब आपने टैक्स बढ़ाकर उससे अधिक रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर ली और उसके बाद आप उसे उस लेवल पर ले आए और तब बाद में बहुत ही भोलेपन के साथ भारत के पेट्रोलियम मंत्री संसद में कहते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो अगर ये पारदर्शिता है तो वो पारदर्शिता होनी चाहिए। अंततः हम आखिर किसके लिए कीमत बढ़ा रहे हैं? हम अपनी ही अर्थव्यवस्था को तो हाई कॉस्ट इकोनॉमी बना रहे हैं, हमारे ही लोगों के खर्च सिकुड़ रहे हैं, हमारे ही लोगों की जिंदगी की लागत बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में, जीडीपी में, डिमांड में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अंशुमान जी, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जो ट्रेड ट्रीटीज होती हैं उन पर उनमें भारत नहीं शामिल है, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज में भी भारत नहीं शामिल है। आज से पहला हमने उदाहरण देख लिया है। तो क्या इसका इफेक्ट ऑयल कंपनीज और भारत के बायलैटरल रिलेशनशिप पे और इस पे कि आप क्या दाम डिसाइड करेंगे कच्चे तेल का एक देश के लिए, एक एज ए कंज्यूमर, क्या इस पर कोई निर्भरता है इसकी, किसी कोई संबंध है इससे? ये महत्वपूर्ण सवाल है सिद्धांत। और पेट्रोल और कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है ना कि आप किसी भी रास्ते से लीजिए, आप चाहे ओपन मार्केट में स्पॉट पर खरीदिए, भारत ब्रेंट खरीदता है, ब्रेंट ब्लेंड खरीदता है, जो कि भारत का बेंचमार्क क्रूड है, जिसमें एक दो क्रूड और मिलाए जाते हैं। तो ब्रेंट प्लस एक दो मिडिल ईस्ट के जो क्रूड होते हैं उनको मिलाकर भारत के तेल का ब्रेंड मिलता है। तो चाहे आप स्पॉट से खरीदिए या फॉरवर्ड से खरीदिए या आप किसी देश से बायलैटरली खरीदिए, कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो बेंचमार्क होगी वही बनेगी। आपको कोई भी देश उससे सस्ता तेल देने की स्थिति में नहीं होगा, एक्सेप्ट कि अगर आप किसी दूसरे देश की तेल फील्ड में जाकर उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे कि भारत ने पिछले सालों में ये कोशिश की थी कि वो रशिया में, वो मिडिल ईस्ट में कंपनियों के साथ तालमेल करके वहां ऑयल फीड्स ले और वहां प्रोडक्शन शुरू करे और वहां से फिर वो कच्चे तेल का इंपोर्ट करे। लेकिन उसके बाद भी भारत में तेल की कीमत तय होगी अंतरराष्ट्रीय बाजार पर। और ये बहुत दिलचस्प बात है, दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि भारत में जो तेल निकलता है, जो भारत में क्रूड ऑयल निकलता है, उसका भी प्राइस वैल्यूएशन वही होता है जो ब्रेंट का होता है। यानी भारत में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जो भी भारत की जरूरत में का 15% कच्चा तेल हम भारत में निकालते हैं, बाकी 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो 15 से 20% कच्चा तेल सिद्धांत भारत में बॉम्बे हाई से या कृष्णा गोदावरी बेसिन से या नॉर्थ ईस्ट की ऑयल रिफाइनरीज यूज करती हैं, जो भारत में के ज्योग्राफिकल एरिया से निकाला जाता है, वो भी कोई सस्ता नहीं रखा जाता, क्योंकि उसकी भी प्राइसिंग उसी प्राइस पर होती है जिस प्राइस पर वो कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है। और इसीलिए तेल कंपनियों के मुनाफे इतने भारी होते हैं। उनके कच्चे तेल की कीमत हो सकता है $30 $40 पर बैरल हो और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 60 हो, पर ओएनजीसी को मिलने वाली प्राइस भी वही है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से ब्रेंट की खरीद पर होती। तो इसलिए पूरी की पूरी जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह इंटरनेशनल प्राइसेस से गाइडेड है। और जब वो, मैंने जो पहले आपसे बात की, जब वो इंटरनेशनल प्राइसेस से गाइडेड है तो हमारी जेब क्यों कट रही? तो हम भी तो उसी प्राइस से गाइड हो।
हाँ, हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तब हमें पैसा देना पड़ेगा, पर हम तो घटते समय जब $40-45 थी तब भी ये पे कर रहे थे। तो ये जो पूरा का पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है जो जिसका एक भारत में एक लंबा इतिहास है, विवादित इतिहास है, पेट्रोलियम प्राइसेस को डिकंट्रोल करने का, रिकंट्रोल करने का, पार्शियल डिकंट्रोल करने का एक लंबी कहानी है, वो यहां आकर खड़ी हो गई है कि सरकारें अपने आप को प्राइसिंग रिफॉर्म करती हुई भी दिखाई देती हैं कि हमने प्राइसिंग रिफॉर्म भी किया, लेकिन वो रिफॉर्म ऐसा है कि उसमें जब चाहती हैं सरकारें तब टैक्स बढ़ाकर उससे मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल लेती हैं। अब समस्या ये है कि सरकारें इतनी बड़ी, जो मैं बार-बार कि सरकारें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतनी खर्चीली हो चुकी हैं कि उन्हें अब हमारी जेबें काटकर हमारे ही खर्च को सीमित करके अपना खर्च चलाने की नौबत आ गई है। अंशुमान जी, इस नरेंद्र मोदी के भाषण में अगली बात थी इंपोर्ट डिपेंडेंसी की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को एक तरह से घेरने की कोशिश की कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम नहीं हुई देश की, और आयात को अब कम करने की, उस पर निर्भरता को अब कम करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। अगर ऑयल की बात करें और ऑयल कंजम्पशन की बात करें, और ऑयल कंजम्पशन और रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्ट का जो सीन है इंडिया में, उसको देखें तो इंपोर्ट तो सर कभी भी कम नहीं होने वाला है। और ये हम मतलब इसको कह ही सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कह तो दिया है, लेकिन साहब ये कम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बिजनेस स्ट्रक्चर जो है ऑयल को लेकर इंडिया में, उसकी रिफाइनरीज हैं, उसके एक्सपोर्ट्स हैं, कंजम्पशन तो बड़ा कम है। क्योंकि हमारे एक साथी हैं, वो आज हमारी मीटिंग जो हो रही थी उसमें भी बोल रहे थे कि जामनगर का सारा तेल बाहर भेज दिया जाता है, जामनगर की रिफाइनरीज जो हैं, और इंडिया में 30 से 40% ही कंज्यूम होता है, बाकी रिफाइंड ऑयल बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या हो पाएगा अंशुमान जी ऐसा कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री जो बात कहने की कोशिश कर रहे थे वो दो चीजों का संकेत देती। एक तो वो ये जो विरोध है, ये जो तकलीफ है, इसे महसूस कर रहे हैं, इसकी हीट इन तक पहुंच रही है, पर उनकी विवशता है कि वो इस बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। और हमें इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय तेल पर निर्भरता क्यों है और इसका पिछली सरकारों से या उससे पिछली सरकारों से क्या लेना देना है। पहली चीज तो ये कि हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज दुनिया में सारे देशों के पास नहीं है। दुनिया के कुछ देश, कुछ ज्योग्राफीज हैं जहां हाइड्रोकार्बन या तेल के रिसोर्सेज हैं। वो ज्योग्राफीज कौन सी हैं? वो मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी है जिसको मेना रीजन कहते हैं, वो वेनेजुएला है, वो रशिया है, और वो ब्रुनेई है, और नॉर्वे है। कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास है। तो दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास कच्चे तेल का भंडार है और बाकी देश उस पर निर्भर है। और कई खनिजों के मामले में यह परिस्थिति है, जैसे कई देशों के पास कोयला नहीं है, कई देशों के पास कोई दूसरे खनिज नहीं है, बट कच्चा तेल या फ्यूल चूंकि इकोनॉमी का फंडामेंटल कोर ईंधन है, तो इसलिए वो दुनिया में बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है। तो इस स्थिति में हम भारत की जितनी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उतनी दुनिया के बहुत सारे देशों की, जापान भी इंपोर्ट करता है, चाइना भी इंपोर्ट करता है, फिलीपींस भी इंपोर्ट करता है, दुनिया की इवन अमेरिका की एक समय तक काफी इंपोर्ट डिपेंडेंस थी मिडिल ईस्ट पर, जब तक अमेरिका ने अपने यहाँ फ्रैकिंग की खोज नहीं की थी, कि जो शेल ऑयल निकलना शुरू हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो पहली चीज तो यह कि कहना कि इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ती गई, उसे रोकी क्यों नहीं गई? तो इंपोर्ट डिपेंडेंस तो तब बढ़ी ना कि जब भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ शुरू हुई। अगर आपकी अर्थव्यवस्था 6-7-8% से ग्रो करेगी, सिद्धांत, तो उसको एनर्जी चाहिए। बगैर फ्यूल के आप अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे दौड़ा सकेंगे? यदि आप कहें कि भारत में बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग खड़ा हो जाए, भारत में सड़कें अच्छी बन जाए, तो उन सड़कों पर बैलगाड़ियां तो नहीं चलेंगी ना, उन सड़कों पर गाड़ियां ही चलेंगी, और उन गाड़ियों के लिए आपके पास बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा देश या कौन सी सरकारें ये नहीं चाहेंगी कि वो कच्चे तेल जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा ले जाता है, उसकी भारत में खोज ना की जाए। भारत में पिछले 25 सालों से 30 सालों से तेल क्षेत्रों की खोज के बड़े अभियान चल रहे हैं। सरकारें हर बार एनईएलपी पॉलिसी लाकर ऑयल फील्ड्स को ओपन करती हैं, पर बहुत जगह असफलता मिलती है। हमारे पास, हम कभी भी उतना तेल अपनी सीमा में नहीं खोज पाए, या खोज भी पाए तो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ, या उतना क्वालिटेटिव नहीं हुआ कि, और यह स्वाभाविक सी बात है, यह भौगोलिक देन है। भारत के पास कुछ प्राकृतिक संपदाएं हैं, तो दुनिया के दूसरे देशों के पास कुछ प्राकृतिक संपदाएं। तो पहली चीज तो समझना है कि इंपोर्ट की पूरी बहस मुझे लगता है तथ्य से थोड़ा सा अलग हटती है, क्योंकि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की निर्भरता है। कच्चा तेल इसलिए महंगा नहीं हो रहा है, सिद्धांत, फिर हम बहस को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करती हैं सरकारें। भारत में पेट्रोल डीजल इसलिए थोड़ी महंगा हो रहा है कि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इंपोर्ट मार्केट में तो प्राइस आज भी $60 पर बैरल है। पेट्रोल तो इसलिए महंगा हो रहा है कि सरकार ने टैक्स लगा रखा है उसके ऊपर। तो दूसरी चीज, भारत जितना कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा यहां से रिफाइनरी प्रोडक्ट बनकर एक्सपोर्ट हो जाता है।
रिफाइनरी प्रोडक्ट में हम भारत में पेट्रोल डीजल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो उन देशों को एक्सपोर्ट करते हैं जिनके पास कच्चे तेल की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी नहीं है। भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री बड़ी है, भारत में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कई रिफाइनरीज हैं। पिछले 2 साल में, पिछले साल भारत ने $35 बिलियन का के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया। हम अपने आप को पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में गिनते हैं। हमारी सरकारें अपनी पीठ खुद थपथपाती हैं कि देखिए भारत ने कितना 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 रोबस्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री डेवलप की है कि हम अपने खपत के लिए भी रिफाइन करते हैं और दुनिया में भी बेचते हैं। तो वो यहां से निकाल के थोड़ी बेचते हैं, वो तेल इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होकर भारत में रिफाइन होता है, उसमें वैल्यूडेशन होता है, कच्चा तेल आता है और उसके बाद उससे निकलने वाले सामानों में केवल पेट्रोल डीजल नहीं, उसमें नेफ्था भी है, उसमें बिटुमिन भी है, उसमें और दर्जनों तरीके के केमिकल्स हैं जिनका वगैरह भी है, उस वहीं से आता हाँ है। प्लास्टिक, हाँ भाई प्लास्टिक है, पॉलीएथिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन है, ये सारी चीजें बनती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं। भारत की जो निजी रिफाइनरीज हैं वो तो भारतीय बाजार में तेल बेचती नहीं है, उनके पेट्रोल पंप ही नहीं है, उनका तो 100% रिफाइनिंग एक्सपोर्ट होती है। तो इंपोर्ट में तो वो भी शामिल है जो रिलायंस या बाकी रिफाइनरीज भारत से, या केन एनर्जी जो भारत में तेल इंपोर्ट करती है और उसे बाद में एक्सपोर्ट करती, तो वो विदेशी मुद्रा वो तो हमारे पास आ रही है हमारे कारोबार से, ये समझना जरूरी। और तीसरी चीज समझना जरूरी है कि कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल की कीमतें दुनिया के बाजार में कभी कभी अंतरराष्ट्रीय वजहों से बढ़ती हैं, और वो हमने कुछ ही दौर देखे हैं जब अचानक कोई बड़ी क्राइसिस पैदा हो गई, कहीं कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गई। 70s में हमने एक बार देखा, 90s में देखा, जब भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए, इराक अमेरिका वार के समय। अदरवाइज भारत में कुछ समय, कुछ अगर इतिहास के कुछ अंशों को छोड़ दे तो भारत में अधिकांश समय पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई के कारण नहीं बढ़ती हैं, टैक्सेशन के कारण बढ़ती हैं, टैक्स के कारण बढ़ती हैं। ये हमारे लिए समझना जरूरी होगा। इसमें इंपोर्ट डिपेंडेंस का, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों की डिमांड सप्लाई का कोई सीधा मतलब नहीं। हमारी 100 रुपए के पेट्रोल में अंशुमान जी 60-65 रुपए का टैक्स ही दे दिया जाता है। भाई आप सोचिए, इस समय आज की स्थिति में जिसको सरकार कह रही कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल महंगा हो रहा, तब भी हमारा रिफाइनरी की कॉस्ट क्या पड़ रही, 35 रुपए, 35-40 रुपए। डीलर के पास पहुंचते पहुंचते हम कितना टैक्स उस पे कर रहे हैं। तो सरकारें अपने गिरबान में झांककर सरकार को यह समझना चाहिए कि आखिर वो एक ही प्रोडक्ट पर और उस प्रोडक्ट से जुड़े हुए बाकी सर्विसेज पर कितना टैक्स लगाएगी, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल पे आप टैक्स लगाते हैं, फिर उसके इस्तेमाल से चलने वाली गाड़ियों पर टैक्स लगाते हैं, फिर उन गाड़ियों से वो गाड़ियां जिन सड़कों पर चलती हैं उन पर टैक्स लगाते हैं, फिर उन सड़कों को क्रॉस करने के लिए आप टोल पर टैक्स लगाते हैं। तो केवल एक ट्रांसपोर्ट, एक परिवहन सेक्टर भारत में सरकारों की टैक्स वसूली का सेंटर बन चुका है। एक सीमा से अधिक टैक्स, तो वो तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो हमें जड़ पर समझना चाहिए, और शायद प्रधानमंत्री अगर भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के बजाय भारत की इंपोर्ट इफिशियंसी बढ़ाएं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को और सस्ते कच्चे तेल के लॉन्ग टर्म सौदे करने के लिए तैयार करें। उसका तरीका यह है कि कच्चे तेल के लंबे टर्म समय के सौदे किए जाएं। हम वहां से कच्चे तेल, उन बाजारों से कच्चे तेल के आयात करने की कोशिश करें जहां और सस्ता हमको मिल सकता है। बीच में चर्चा चली थी कि हम फ्रैकिंग को लाने की भारत में कोशिश करेंगे, वहां से वो हम कोशिशें कर सकते हैं। पर एक बढ़ती अर्थव्यवस्था में आप इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कैसे घटा देंगे? अगर आपकी अर्थव्यवस्था को 7-7.5% के से बढ़ना है तो उसे एनर्जी तो चाहिए होगी, और एनर्जी आपके पास अगर नहीं है तो आपको इंपोर्ट करनी। सोना आपके पास नहीं है ना, तो सोना इंपोर्ट करते हैं आप। भारत सोने के मामले में भी तो दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है। या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो इंडिया में नहीं है, उनके लिए हम ग्लोबली डिपेंडेंट हैं। तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक संतुलन है। यानी नरेंद्र मोदी जानते तो सब कुछ है, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वाला है उनके साथ, कि वो बता नहीं सकते या उस तरह से उनको मोल्ड करना है शायद बातचीत को, खुदा जाने क्या है। आखिरी चीज इसमें जी बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंड की। भारत में अभी तक 10% इथेनॉल ब्लेंड क्या कहते हैं परमिसिबल है। इसको अगले कुछ सालों में 20% तक लेकर जाने की बात है। इथेनॉल, जिनको नहीं पता, इथेनॉल एक कार्बोहाइड्रेट से निकलता हुआ बाय प्रोडक्ट है। भारत में जनरली शुगर फैक्ट्रियां जो हैं, शुगर मिल्स जो हैं, वहां पर इथेनॉल का निर्माण किया जाता है, एज अ बाय प्रोडक्ट होता है शुगर से निकलने वाला इथेनॉल का होता है। इथेनॉल के बारे में जो साइंटिफिक पहलू ये है अंशुमान जी कि इथेनॉल को मिला दीजिए पेट्रोल में तो थोड़ा सा भाई ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो कंबशन जो होता है थोड़ा इजी होता है, और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होता है, पोल्यूशन कम होता है। नेगेटिव साइड इफेक्ट्स लोग बताते हैं कि एक ही है
कि साहब इंजन्स पेट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, इथेनॉल डालेंगे तो माइलेज गिरेगा, इस तरह की बातें होती हैं। तो क्या इथेनॉल जिसका प्रोडक्शन अभी बाई प्रोडक्ट के तौर पर होता है शुगर मिल्स में सर, क्योंकि शुगर मिल्स का पहला काम शुगर बनाना है, क्या इथेनॉल हमारी सारी दिक्कतों का इलाज है सर? इथेनॉल दिक्कतों का इलाज नहीं है। इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% करने इथेनॉल की ब्लेंडिंग दुनिया के कई देश कर रहे हैं, लेकिन हमने भारत में इथेनॉल की ब्लेंडिंग से कीमतों पर बहुत ज्यादा असर होते नहीं देखा, क्योंकि इथेनॉल की कीमत भी कम नहीं है। इथेनॉल भी जो तेल कंपनियां शुगर इंडस्ट्री से खरीदती हैं, लास्ट ईयर उसकी कीमत बढ़ा के करीब 57 रुपए पर लीटर के आसपास की गई थी। 57-54 रुपए, दो अलग अलग ग्रेड के इथेनॉल होते हैं। 57 और 54 रुपए पर लीटर के आधार पर इथेनॉल खरीदा जा रहा है। तो इथेनॉल भी कोई सस्ता ब्लेंड नहीं है। जब आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है और जो जो ब्लेंड उसमें आ रहा है उसकी भी कीमत महंगी, उस पर जीएसटी लगता है। तो अगर सरकार एथेनॉल को ब्लेंड कराना चाहती है तो उसे एथेनॉल की कीमत घटानी पड़ेगी। एथेनॉल का इस्तेमाल सरकारें इस बात पर करती हैं कि साहब उससे तो शुगर इंडस्ट्री को फायदा होता है, उससे तो किसानों को ज्यादा पैसा जाता है। तो इसलिए जब जब एथेनॉल की कीमत बढ़ाई जाती है तो उसे इस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ फैलाया जाता है कि देखिए सरकार ने चीनी उद्योग की मदद करने के लिए एथेनॉल की कीमत बढ़ा दी और उससे मिलों को फायदा होगा। तो आप अगर एथेनॉल को ब्लेंड किया जाना है तो एथेनॉल की कीमत घटानी पड़ेगी। एथेनॉल जब 50-54 रुपए पर लीटर की कीमत पर तेल कंपनियां शुगर इंडस्ट्री से खरीद रही हैं तो सस्ता कैसे होगा। दूसरी चीज यह है कि ब्लेंडिंग की एक अपनी सीमा है, 10 से 20% तक आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन जो कंजम्पशन है भारत का पेट्रोल और पेट्रोल डीजल एटीएफ या बाकी इस तरीके के फ्यूल का, वो बहुत बड़ा है और उस बड़े कंजम्पशन के कारण समझ ब्लेंडिंग से आप थोड़ा बहुत किसी लेवल पर चीजें कम कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग के में भी वही समस्या आती है सिद्धांत, जिसे मैं वापस फिर कह रहा हूं तीसरी बार। ब्लेंडिंग के साथ भी है कि जो प्रोडक्ट आप ब्लेंड कर रहे हैं उस पर भी टैक्स है, वो टैक्स आपके प्रोडक्ट में शामिल हो जाता है। एथेनॉल तो जीएसटी फ्री नहीं है, उस पे जीएसटी लगता है, उसकी कीमत सरकार बढ़ाती रहती है। तो वो सारी चीजें मिलकर पेट्रोल डीजल की कीमत को वही पहुंचा देती हैं जहां वो पहुंचा हुआ रहता है। हाँ, तेल कंपनियों को थोड़ी सी बचत उस मामले में हो जाती है, क्योंकि उनको उतने कच्चे तेल या पेट्रोल का उत्पादन नहीं करना पड़ता जितना वो पेट्रोल या कच्चा तेल में एथेनॉल ब्लेंड कर देती। पर हम आपके को तो पता ही नहीं, हमारे आपके लिए ये थोड़ी होता है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो वो 2 रुपए सस्ता है और नॉन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 2 रुपए महंगा है। ऐसा तो किसी पेट्रोल पंप पे नहीं होता। तो और एथेनॉल की ब्लेंडिंग के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटी नहीं है, उनमें लगातार हमको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही। तो जो फैक्टर है सिद्धांत, वो फैक्टर ना तो ब्लेंडिंग है, वो फैक्टर ना तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है, वो फैक्टर ना तो जीएसटी, फैक्टर है टैक्सेशन। फैक्टर है बड़ा टैक्सेशन पेट्रोल डीजल के ऊपर, जिस पर सरकारों की निर्भरता खतरनाक स्तर तक, महंगाई बढ़ाने वाले खतरनाक स्तर तक जा चुकी है, और वो हमारी बड़ी चुनौती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इथेनॉल ब्लेंड ही सब कुछ का उपाय नहीं है। अगर इसको सरकार किसी तरह से प्राइस रेगुलेट कर पाए, उतनी डिमांड जनरेट हो पाए कि प्राइस रेगुलेशन की तरफ सरकार आगे बढ़े, इंडस्ट्री सेटअप करे, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी पहल हो सकती है अंशुमान जी, अगर सरकार इस दिशा में जाती है तो। ये आप सरकार बाई प्रोडक्ट से भी इथेनॉल बनाने की बातें होती हैं, जैसे गेहूं धान वान उनकी खूंटी वगैरह से भी इथेनॉल के बाई प्रोडक्ट इथेनॉल बनाने की बात होती है। ये हो जाता है, मतलब मैं एक चित्र की तरह देख रहा हूँ इसको। नहीं, आप वो बिल्कुल सही बात है। पराली वराली की दिक्कत आप दूर कर सकते हैं इससे। एथेनॉल को 2 देशों से शामिल किया गया था। एक तो एथेनॉल जो है वो पॉल्यूशन कम करता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल में जो पॉल्यूटेंट्स की मात्रा उसको कम करता है। दूसरा एक कहा गया था कि साहब हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, पर एथेनॉल की कीमत ही हमने उतनी कम नहीं रखी। एथेनॉल के प्राइस तो वही है ना, तो प्राइस जब फाइनली पंप पर जाते हैं तो उसी कीमत पर रिफ्लेक्ट होते हैं जो हमारी कीमत है। तो अगर सरकार एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाना चाहती तो उसे एथेनॉल की प्राइसिंग भी ठीक करनी पड़ेगी, एथेनॉल पर टैक्सेशन का ढांचा भी ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर हम उसका असर देख सकेंगे कीमतों में कमी पर। अंशुमान जी, चलते चलते कल के एपिसोड पे हम एक छोटी सी मेरी क्वेरी है थोड़ी सी इस पे, जो कई लोगों के सवाल से उपजी है। मान लीजिए, तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सर, जैसे हमारे यहाँ रजत शर्मा है हमारी टीम में, तो बोल रहे थे आज सुबह हमसे कि अरे सर, हम लोग पीओ का तैयारी करते करते घिस गए और इधर बैंक ही प्राइवेट हो गया। हाँ, बता रहे थे कि उनके दोस्त पीओ की तैयारी करते हैं। कल के वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिए, कई लोग बोल रहे हैं कि सर अब पीओ का तैयारी, बैंक पीओ का तैयारी करना छोड़ दें क्या, एग्जाम का तैयारी छोड़ दें क्या, तो बैंक सारे प्राइवेट होने जा रहे हैं, तो अलग तरीके से एंट्री होगी वहां पे। और कुछ कई लोग बता रहे हैं कि यार अब बैंकिंग का पूरा तरीका ही बदलने वाला है। कैसे बदलने वाला है? वो बोल रहे हैं कि साहब अब तो परफॉर्मेंस वाला इशू हो जाएगा, जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है।
तो कर्मचारियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। हम बोले एकदम मतलब अगर कम काम कर रहे हैं तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी समुचित तरीके से काम तो करना ही पड़ेगा। क्या होने वाला है अंशुमान जी बैंकिंग का स्ट्रक्चर? देखिए, अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स स्पष्ट नहीं नहीं है। है। हाँ, हाँ। यहाँ है कि सरकार प्राइवेटाइज़ेशन कैसे करेगी, पर 3 बड़े सवाल उभरे। कुछ लोगों ने ट्विटर पर मुझसे भी सवाल किया, तो उन सवालों को आपके सवाल के साथ जोड़ते हुए कि पहली चीज़ तो ये कि एम्प्लॉयमेंट पर, सेवायोजन पर, कर्मचारियों की भर्ती पर क्या असर पड़ेगा पड़ेगा इन बैंकों में। ये 2 चीज़ों से तय होगा। पहली चीज़ तो ये कि सरकार इनका प्राइवेटाइज़ेशन किस लेवल तक करती है? इनके मैनेजमेंट में सरकार की कितनी दखल रहती? क्या सरकार इन बैंकों में अपनी इम्पोर्टेंट हिस्सेदारी रखते हुए हुए इसकी कुछ चीज़ों को अपने स्तर पर रेगुलेट करेगी या प्रभावित करेगी, या इन्हें पूरी तरह प्राइवेट बैंक में बदल देगी? ये देखना ज़रूरी है, एक चीज़। पहली चीज़ समझना ज़रूरी है। अब इसके बाद ये तय होगा कि वो बैंक्स कैसे हायर करेंगे। वो सरकारी प्रक्रियाओं के तहत हायरिंग करेंगे या अपने तरीके से, जैसे कि बाकी निजी बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक या बाकी लोग हायर करते हैं, वो करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब जब बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे या सरकारी व्यवस्था से बाहर निकलेंगे, तो उनके रिक्रूटमेंट के तरीके बदलेंगे, और इसीलिए सरकार प्राइवेटाइज कर रही है, सरकारें जानते हुए प्राइवेटाइज कर रही है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि किस आज जैसे कुछ खबरें इस तरीके की आई कि सरकार भी इस पर विचार कर रही है। उस सरकार ने बैंक यूनियंस के शायद चेतावनी और धमकी पर ये रिएक्ट किया है कि नहीं, हम देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में रोजगारों पर असर ना पड़े। तो अगर सरकार ये कह रही रोजगारों पर असर ना पड़े, तो शायद वो ऐसा कर सकती है कि बैंकों निजी प्रबंधन से, जिसके साथ वो बैंक जिसे देगी, उसके साथ ये समझौता करे कि वो एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करें। और ये हो सकता है, इसका प्रावधान बैंकिंग व्यवस्था के भीतर रहता है। तो अभी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से होगा। दूसरा सवाल लोगों ने पूछा कि क्या इससे खाता धारकों पर असर नहीं पड़ेगा? क्या ये बैंक सरकारी स्कीमें चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे? तो पहली चीज तो हमें समझना जरूरी है कि जब सरकार प्राइवेटाइज कर ही रही है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं कि ये स्कीमें चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ही तय कर लिया कि हमारे पास 4 बड़े सिस्टमिक बैंक होंगे, वो सारी स्कीमें चलाएंगे, वहीं सारी रियायतें बांटी जाएंगी, जो भी लोन देने की प्रक्रिया होगी उन 4-5 बड़े सरकारी बैंकों से होगी, बाकी बैंक प्राइवेट सेक्टर के पैरेलल चलेंगे। तो हमें उनसे अपेक्षा करना ठीक नहीं, नहीं तो फिर सरकार उनको बनाए रखती, प्राइवेटाइजेशन ही क्यों करती? अगर प्राइवेटाइजेशन करना चाहती तो ये सारी जिम्मेदारियों से हटना चाहती है और इन बैंकों को उनके पैरों पर खड़ा करके चलने देना चाहती है। खाताधारकों पर जहां तक असर की बात है, कुछ लोगों ने पूछा खाताधारकों पर किस तरीके का असर पड़ेगा ये प्राइवेटाइज होने वाले बैंक के नियम कायदे पर तय होगा। पर अगर आप प्रतिस्पर्धी तौर पर देखें, तो प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंकों में केवल एक बुनियादी फर्क है कि सरकारी बैंक उतने सख्त नियम अकाउंट खोलने के लिए, बैलेंस रखने के लिए नहीं लगाते हैं जितने कि प्राइवेट बैंक लगाते हैं। बाकी अगर आप एफडी के रेट्स देखें, फिक्स हाँ, वो डिपॉजिट के रेट लगभग देखें, लगभग सेम है। डिफरेंट मेच्योरिटी के लिए इंटरेस्ट रेट देखें, लोन के भी रेट देखें, चाहे लोन के आप। रेट में तो कई कई बार सर प्राइवेट बैंक्स मतलब चकित करते हैं आप लो लो इंटरेस्ट रेट से। तो अगर आप वो देखें, तो वो सारा रेट्स का जो ढांचा है, वो आमतौर पर कॉम्पिटिटिव और पैरेलल है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ केवल एक चीज जहां पर सरकारी बैंक निजी बैंकों से ज्यादा सुविधाजनक हासिल होते हैं, वो होते हैं कि अकाउंट खोलने के नियमों और शर्तों के लिए। सरकार ये काम निजी बैंकों से भी कर सकती है कि वो मिनिमम बैलेंस की लिमिट कम कर दें अगर चाहे तो तीसरी चीज हो गई। अब इसके बाद जो अगली बात जिसको लेके और भी लोगों ने सवाल पूछे, तो मुझे लगा कि उन्हें स्पष्ट कर दिया जाए कि इसके बाद इन बैंकों के संचालन की व्यवस्था कैसे होगी, हमें पता नहीं। अभी सरकार इसके जब नियम तय करेगी, ये बताएगी कि बैंक कैसे मैनेज होंगे, इनका प्रबंधन कैसे चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि इन बैंकों का मैनेजमेंट, इसके बोर्ड में सरकार के कितने प्रतिनिधि होंगे, निजी क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि होंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि ये वैसे तो काम नहीं ही करेंगे जैसे सरकारी बैंक करते हैं, और तभी इनका निजीकरण किया जा रहा है, और ये सोच समझ के किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सवाल पूछिए, सुझाव दीजिए, शिकायत भी कहिए, सब कुछ का स्वागत है। मैं हूं, साथ में है अंशुमान तिवारी। ये थे लल्ला टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।